हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेज। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तकरीबन 28 से 30 ऑब्जेक्टिव सवाल मैंने यहाँ पे लिए हैं और इन सवालों को अगर आपने याद कर लिया तो फिर इस चैप्टर से कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा जो कि एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है, तकरीबन सभी सवालों को मैंने यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया है। तो आइए चलते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहला सवाल है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग देख ही रहे हैं कि रासायनिक जो अभिक्रिया है उसे रासायनिक समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरणों के द्वारा। अगला सवाल है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या अगर समान हो तो समीकरण कैसा समीकरण कहलाता है। तो हम सब जानते हैं कि जब जो तीर चिन्ह होता है उसके बाएं तरफ के सभी परमाणु समान रहें और दाएं तरफ के भी सभी परमाणु क्या रहे, संख्या में बराबर रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? संतुलित। अगला सवाल है कि नीचे संतुलित कौन है। नीचे 2-3 एग्जाम्पल लिखे हुए होंगे, आपसे पूछा गया कि संतुलित कौन है। तो देखिए पहला को चेक करते हैं। इस तरफ क्लोरीन 2 पीस है, इस तरफ क्लोरीन 3 पीस है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरे को चेक करते हैं। इस तरफ नाइट्रोजन 2 पीस है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तरफ नाइट्रोजन 2 पीस है, चलो नाइट्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन इस तरफ 4 पीस है और हाइड्रोजन इस तरफ भी 4 पीस है। देखो हाइड्रोजन H2 लिखा हुआ है लेकिन आगे में 2 से गुना हो रखा है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इस तरफ 2 पीस है और इस तरफ ऑक्सीजन कितना पीस है? 2 ही पीस है इस तरफ भी। कैसे पता चला? देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है, और 1 में इस आगे वाले 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 2 पीस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है, करेक्ट है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो बताना ये है कि ये कैसी अभिक्रिया है। तो जब किसी बड़े यौगिक को गर्म करके तोड़ा जाए तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैसा अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया। अगला सवाल है कि सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड दोनों ने अभिक्रिया किया और क्या बनाया? सिल्वर क्लोराइड और साथ ही साथ सोडियम नाइट्रेट। और यहाँ पे एक चिन्ह लगा हुआ है, ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो एक तीर जा रहा है जो कि नीचे की ओर है। तो जब भी ऐसा तीर आपको दिखे इसका मतलब ये अभिक्रिया कैसा है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। और जिस यौगिक के बगल में ये तीर वाला चिन्ह लगा रहे इसका मतलब ये होता है कि वो यौगिक अपक्षेप के रूप में विलयन से अलग हो रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो है वो अपक्षेप बन करके विलयन से अलग हो रहा है और अभिक्रिया कैसा हो जाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। अगला सवाल है कि रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है। नीचे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ और जो कि आंसर है। दूसरा एग्जाम्पल को आप लोग खुद से सोचना। देखिए आंसर क्या है, ये वाला जो बी है वो आंसर है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं किसको है? तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ हो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान से देखिए इस जिंक ऑक्साइड को, यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। जब आप दूसरी तरफ जाओगे तो इस जिंक में से ऑक्सीजन निकल गया है और जब भी किसी यौगिक से ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो इसका मतलब वो कैसा अभिक्रिया है? अपकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीजन का निकलना अपकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का अपकरण हो रहा है। अब जरा दूसरे हाथ में देखो, इस तरफ कार्बन अकेले है लेकिन दूसरी तरफ देखोगे कि यहाँ पे कार्बन क्या है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुका है। तो कार्बन इस तरफ अकेले था, दूसरी तरफ आते आते इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपकरण हो रहा है जिंक ऑक्साइड का और कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। दोनों हो रहा है तो इसका मतलब ये कैसा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको जरूर बनाना, ये मतलब जो ए वाला ऑप्शन है उसको। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर करके ज़रूर पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते किसको हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को कहा जाता है जिसके होने से ऊष्मा निकलता है। ठीक है, अब ऊष्मा निकलने का पहचान क्या है? इस तरीके से कि A+B और इस तरफ क्या बन रहा है? C और प्लस में D, और प्लस में अगर ऊष्मा लिखा रहे तो इसका मतलब है कि ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, और अगर माइनस में ऊष्मा लिखा रहे तो इसका मतलब ऊष्मा देना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे पहले अभिक्रिया में माइनस में लिखा हुआ है Q जूल ऊष्मा। इसका मतलब इस अभिक्रिया को कराने के लिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को साथ जोड़ने के लिए हमें ऊष्मा देना पड़ रहा है, और जिसमें ऊष्मा देना पड़े वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं कहलाता है। ठीक है, तो पहला हमारा गलत है, इसका मतलब दूसरा
वाला सही है। अब चेक कर लेते हैं दूसरे को। दूसरा क्या है बच्चों, ये देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है और साथ ही साथ प्लस में इतना सारा किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। प्लस में है मतलब कि उत्पन्न कर रहा है, तो ये कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑक्सीकारक कौन है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, जिसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसके द्वारा संपन्न होता है ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये तो अपकारक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी अपकारक है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी अपकारक है। ये तीनों याद रखिएगा, मतलब एक सवाल में ही 2 सवाल हो गया कि ये सारे अपकारक हैं, ये याद रखिएगा। ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ये कैसा अभिक्रिया है। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, और कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है, तो आपको ये बताना है कि ये कैसा अभिक्रिया है। तो जब भी किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो कैसा अभिक्रिया हो जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा बच्चों, ऑक्सीकरण। अपकरण नहीं हो सकता, उदासीनीकरण नहीं हो सकता, ठीक है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो संयोजन अभिक्रिया भी है, 2 चीज़ जुड़ रहा है तो संयोजन होना चाहिए था। तो संयोजन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसी तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा कि आपको साफ साफ दिखेगा कि ये मतलब आंसर है। अगर यहाँ पे संयोजन भी दिया रहता तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते कि संयोजन आंसर लिखें या ऑक्सीकरण लिखें, क्योंकि ये संयोजन भी है और साथ ही साथ ऑक्सीकरण भी है। तो दोनों में से एक ही दिया है ना, और सवाल भी ऐसा ही दिया रहेगा। अच्छा, अगला सवाल है शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है। तो शरीर में जो भोजन पचता है वो ऑक्सीजन की मदद से पचता है, ठीक है, तो ये कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कुछ लोग कहेंगे सर ऊष्माक्षेपी भी तो है, ऊष्मा भी तो निकलता है, तो सही बात है ऊष्माक्षेपी भी है। तो ऑप्शन में या तो ऑक्सीकरण रहेगा या तो ऊष्माक्षेपी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण था तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मोमबत्ती तो ज्वाला के साथ जलता है, हम लोग जानते हैं कि इसके ज्वाला के 3 मंडल होते हैं, ठीक है। केरोसिन तेल भी जो है वो ज्वाला के साथ जलता है। कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता, ये सिर्फ लाल होकर के दहकता रहता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर नहीं है। मेथेन गैस भी ज्वाला के साथ जलता है। ये था कि कौन सा गैस जो पदार्थ है वो ज्वाला के साथ नहीं जलता है, बिना ज्वाला का। तो बिना ज्वाला का कौन जलता है, कोयला, ठीक है। आप लोग कहोगे सर नहीं सर हम तो ज्वाला निकलते देखे हैं। तो जो ज्वाला आप देखे हो ना वो कोयला का ज्वाला नहीं होता, कोयला के साथ अशुद्धि के रूप में गंधक वगैरह मिला रहता है, वही गंधक का ज्वाला होता है, कोयला का कोई ज्वाला नहीं होता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभिकारक को समीकरण में कहाँ लिखा जाता है। एक अभिक्रिया लिखता हूँ कि A+B और इस तरफ C+D बन रहा है, इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको प्रतिफल बोलते हैं, और ये लिखने का सामान्य तरीका है। तो देखिए अभिकारक जो है वो इस तीर के कहाँ है, बाईं ओर है, तो कहाँ लिखा जाएगा अभिकारक को, बाईं ओर, और प्रतिफल को कहाँ लिखा जाएगा, दाईं ओर, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बाईं ओर। अच्छा, समीकरण में प्रयुक्त जो तीर चिन्ह है वो क्या बताता है, तीर चिन्ह क्यों लगाया जाता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये इस चैप्टर का। देखिए यहाँ पे मैं वही समीकरण लिख रहा हूँ कि A+B और ये हो जाएगा C+D, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये तीर का मतलब ये है कि A और B दोनों अभिक्रिया करके C और D बना रहे हैं। मतलब जिस तरफ इस तीर का टेल होता है, ये वाला चीज़ होता है, उस तरफ के चीज़ अभिकारक हैं, और जिस तरफ ये वाला चिन्ह होता है उस तरफ नया नया चीज़ बन रहा है, मतलब कि वो प्रतिफल है। तो ये मतलब अभिक्रिया की दिशा बताता है कि कौन कौन लोग जुड़ करके क्या क्या चीज़ें बना रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो ये क्या बताता है, दिशा बताता है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल कि H2 और प्लस में O2 अभिक्रिया करके H2O बना रहा है, तो आपको बताना है ये कैसा अभिक्रिया है। तो ये देखिए ये ऑक्सीकरण भी है, अपकरण भी है, और साथ ही साथ ये संयोजन अभिक्रिया भी है। ऑक्सीकरण कैसे अब है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण है। अपकरण कैसे है, तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपकरण भी है। और संयोजन कैसे है, तो 2 चीज़ें जुड़ करके एक बड़ा सा चीज़ बना रहा है, इसलिए संयोजन है। तीनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, वही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो नीचे में मतलब संयोजन ऑप्शन में था, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दिया कि एक ऐसा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़े, एक अभिक्रिया हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है, किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो आपको बताना है कि वो अभिक्रिया क्या कहलाता है। तो जब किसी तत्व में हाइड्रोजन जुड़ता है या तो ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन प्लस हो या तो ऑक्सीजन माइनस हो, हटे, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसका ठीक उल्टा ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपकरण अभिक्रिया। अगला सवाल, जिस
अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़े, जस्ट बताया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अगर हम कॉपर डाल देते हैं, Cu डाल देते हैं, तो हमें कौन सा धातु प्राप्त होगा। देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, इसके विलयन में आप कॉपर डाल रहे हो तो एकल विस्थापन अभिक्रिया होने का संभावना है। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ये वाला तत्व जिसको आप बाहर से डाले हैं, अगर ये तत्व ज़्यादा अभिक्रियाशील रहे किससे, जो पहले से विलयन में मौजूद है, तो उसको ये क्या करेगा, मार के भगा देगा, बाहर निकाल देगा और खुद का ही यहाँ पे क्या बना लेगा, विलयन बना लेगा। जैसे कि कॉपर जो है वो ये नाइट्रेट के साथ जुड़ करके कॉपर नाइट्रेट विलयन बना लेगा। लेकिन ये कब होगा, जब ये कॉपर ज़्यादा अभिक्रियाशील रहे और सिल्वर कम अभिक्रियाशील रहे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दोनों में ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, मैं बता देता हूँ, कॉपर ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो कॉपर सिल्वर को भगा देगा तो हमें धातु के रूप में कौन प्राप्त होगा, सिल्वर प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो धातु के रूप में सिल्वर प्राप्त होगा। अगला सवाल है कि प्रकाश की सहायता से होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो प्रकाश की सहायता से होता है। और साथ ही साथ इसका एक और एग्जाम्पल है कि H2 और प्लस में Cl2 जो अभिक्रिया करते हैं ये भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश की सहायता से ही होता है। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, जिस अभिक्रिया में हमें ऊष्मा देना पड़े उसे क्या कहते हैं। तो वैसा अभिक्रिया जिसको कराने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और वैसा अभिक्रिया जिसके होने से ऊष्मा बाहर निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रहा है ऊष्मा देने का, तो इसका मतलब ये कैसा अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अगला सवाल, एलपीजी का प्रमुख संघटक कौन है। एलपीजी गैस जो हमारे घरों में चूल्हे में इस्तेमाल होता है ना, चूल्हे में जलाने के लिए, तो इसका जो प्रमुख संघटक है वो होता है ब्यूटेन। ऐसे ये टोटल 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है और साथ ही साथ मेथेन है। 3 चीज़ होते हैं इसमें, लेकिन मेनली जो उसमें मौजूद होता है वो ब्यूटेन होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो आपको सिर्फ ब्यूटेन लिखना है। ठीक है, ये ब्यूटेन वगैरह क्या है चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैं पढ़ा रखा हूँ, आप लोग वीडियो जा करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है हमारा 21वां सवाल कि मोमबत्ती की ज्वाला में कितने मंडल होते हैं। हम सब लोग जानते हैं मोमबत्ती की ज्वाला में 3 मंडल होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, प्रकाशमान मंडल, प्रकाशहीन मंडल और केंद्रीय मंडल। ठीक है बच्चों, प्रकाशमान मंडल जिसमें प्रकाश ज़्यादा रहे और प्रकाशहीन मंडल जिसमें प्रकाश कम और गर्मी ज़्यादा रहे। ठीक है, और जो केंद्रीय मंडल होता है उसे अंधकार मंडल भी कहते हैं, वो उसमें जलता उलता नहीं है, वो काला सा एक धब्बा होता है। ठीक है, अब 22वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशमान मंडल का रंग कैसा होता है। तो जो प्रकाश के साथ जले, वैसा ज्वाला जो प्रकाश के साथ जले उसका कलर पीला होता है। ठीक है, तो प्रकाशमान के बारे में पूछ रहा है तो इसका मतलब वो कैसा होगा, पीला होगा। और प्रकाशहीन का कैसा होगा, नीला होगा। ठीक है, प्रकाशहीन में ऊष्मा ज़्यादा रहता है, प्रकाश कम रहता है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है कि प्रकाशहीन मंडल का रंग कैसा होता है, मतलब कैसा हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, किस रंग की ज्वाला में गर्मी या तो कह सकते हो ताप अधिक होता है। ठीक है, तो प्रकाशहीन मंडल के प्रकाशहीन मंडल में जो गर्मी है वो ज़्यादा रहता है ना, या तो कह सकते हैं ताप जो है वो ज़्यादा रहता है, तो उसका कलर कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अगला सवाल, ज्वलन के कितने शर्त हैं। कहने को तो ये बड़ा ही छोटा सा सवाल है और तकरीबन सभी बच्चों को याद भी होता है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का। तो ज्वलन के कितने शर्त हैं, 3 शर्त हैं। सबसे पहला शर्त क्या है, सबसे पहला शर्त है कि जलने वाली चीज़ होनी चाहिए, यानी कि दहनशील या तो ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा, ज्वलन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन होना चाहिए। और तीसरा, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये याद होना चाहिए आप लोगों को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जिस ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर दे उस ताप को क्या कहते हैं। तो जिस ताप पर कोई वस्तु जलने लगता है उस ताप को, उस वस्तु का ज्वलन ताप कहते हैं। मान लो आपके पास एक कागज़ है और कागज़ जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे जलने लगता है, तो यानी कि ये 80 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है ना वो कागज़ का क्या हो गया, ज्वलन ताप हो गया। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दहन का पोषक पदार्थ कौन है। तो दहन का सबसे अच्छा जो पोषक पदार्थ है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला सवाल, न जलने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, मतलब जो जलते बलते नहीं हैं वैसे पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अदहनशील या तो अज्वलनशील पदार्थ। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ और ज़्यादा चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए सार क्लास के साथ और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करें, ये मेरा नंबर रहा।